नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ बात हमारे साथ में और मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। आज बात छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार की पहली वर्षगांठ पर हो रही सियासत को लेकर। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार ने 1 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री साय ने अपने 10 मंत्रियों के साथ रायपुर के न्यूज सर्किट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 1 साल के कामकाज का अपना पूरा ब्यौरा पेश किया। प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर महतारी वंदा योजना से जुड़ी किताबें भी बांटी गई, कामकाज का रिपोर्ट कार्ड भी जारी किया गया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि कांग्रेस की सरकार अब जब छत्तीसगढ़ में थी तब प्रदेश में भरोसे का संकट आ गया था, लेकिन भाजपा सरकार बनते ही सरकार पर जनता का भरोसा वापस लौटाने का प्रयास किया गया है। साय आगे कह रहे हैं कि हमने सुशासन का वादा किया था, हम इसे पूरा भी कर रहे हैं। कांग्रेस ने जो वादा अधूरा छोड़ा उसे भी निभाने का काम बीजेपी की सरकार ने किया है। सीएम साय ने पूछा है कि इसके बावजूद विकास और बेहतर काम कांग्रेस को दिखाई नहीं दे रहा तो किस कांग्रेस को अब कौन सा चश्मा पहना है। इधर कांग्रेस ने सरकार को हर मोर्चे पर फेल बोलते हुए बलौदाबाजार हिंसा और लोहारेडी की घटना का जिक्र किया। कांग्रेस ने 1 साल में सरकार को नाकाम बताते हुए कहा कि सरकार के खिलाफ हर वर्ग में आक्रोश है। यह कांग्रेस सच बोल रही है, क्योंकि भाजपा कहती है कि 1 साल बेमिसाल रहे, फिर कांग्रेस की नजरों में आखिर क्यों छत्तीसगढ़ बदहाल है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, उससे पहले बयानों पर एक नजर। और विष्णुदेव जी साय के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद उन वादों और संकल्पों को अक्षरशः पूरा करने का काम हुआ है। ये 1 साल उपलब्धियों भरा रहा है, संकल्पों और वादों को पूरा करने का साल रहा है, छत्तीसगढ़ की दशा और दिशा को बदलने वाला रहा है। तो निश्चित रूप से ये 1 साल विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से ये उपलब्धियों भरा साल रहा है। छत्तीसगढ़ की दशा और दिशा दोनों बदली है। भाई बोले कौन सा काम कर लिए भाई, कौन सा तीर मार लिए 1 साल में। बलौदा बाजार जैसे कलेक्टर ऑफिस, एसपी ऑफिस जल रहा है। लोहारीडी की घटना पूरे प्रदेश की, देश की जनता ने देखा है। निर्दोष लोगों को जेल भेज दिया गया है और 23 लोगों को अभी उनको निर्दोष साबित एसआईटी गठित कर उनको निर्दोष साबित खुद सरकार ने किया। मतलब आप गिरफ्तार भी कर लेते हो और बोलते हो दोषी है, और फिर एसआईटी गठित कर बोलते हो कि निर्दोष है। फिर इसका जिम्मेदार कौन है? और युवाओं को तो नौकरी दे नहीं पा रहे हैं। अब तो नौकरी मेरे ख्याल से अब निकाल भी रहे हैं। लगभग 3000 लोगों की नौकरी खतरे में है। मतलब ये सरकार में कुछ भी ठीक ठाक नहीं है। अगर 1 साल की अगर आकलन करें तो 1 साल में सरकार पूरी तरह से फेलियर हो चुकी है। तो चलिए, जहां एक तरफ राज्य की मौजूदा बीजेपी सरकार अपने 1 साल की उपलब्धियों पर अपनी पीठ थपथपा रही है, तो वही कांग्रेस का यह कहना है कि ऐसी कोई उपलब्धि हासिल हुई नहीं जिसको लेकर बीजेपी ये बातें कर रही है। कौन कितना सच बोल रहा है, कौन कितना पानी में है, ये सब समझेंगे। हमारे साथ बीजेपी से महेश कश्यप जुड़ रहे हैं, जावेद खान कांग्रेस से, मनीष वोरा वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में। सबसे पहले मैं महेश जी आप ही के पास आता हूं। आपका 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, या फिर इसे दूसरे तरीके से भी ये भी कह सकते हैं कि कांग्रेस को अपना सरकार गंवाए हुए भी 1 साल हो चुके हैं, जहां आप कह रहे हैं कि आपके 1 साल के कार्यकाल में जो भी आपने वादे किए थे उन्हें 100% निभाया है। वही कांग्रेस कह रही है कि जो बातें कही जा रही है वो धरातल पर है नहीं, और कानून व्यवस्था को लेकर लगातार आपकी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। महेश जी। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश के लोगों ने सहर्ष स्वीकार करते हुए, चाहे केंद्र में चाहे राज्य में, लगातार राज्यवार राज्य और हम चुनाव जीत रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी हमने चुनाव जीता है 1 साल पहले, और हमारे आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गारंटी का जो उन्होंने गारंटी दिया था, और वो गारंटी को हमने 1 वर्ष के अंदर 7 से 8 गारंटी को पूरा किया है। वहीं कांग्रेस पार्टी 5 वर्ष के शासनकाल में छत्तीसगढ़ को कोयला घोटाला, शराब घोटाला, पीएससी घोटाला, गाय गोटान घोटाला, गोबर घोटाला करके लूटा है। इसीलिए छत्तीसगढ़ के लोगों ने नकार दिया है। और पूरे देश में आप देखेंगे, चाहे केंद्र में हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे हरियाणा हो, सभी राज्य में कांग्रेस बाहर का सामना करना पड़ा है। और इसलिए आदरणीय विष्णुदेव साय जी का जो शासन 1 वर्ष सरकार का 1 वर्ष पूरा हो गया है, और हमने गांव, गरीब, किसान, मजदूर के लिए हमारा जो सरकार का जो उद्देश्य है
सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का नारा खत्म काम कर रहे हैं। रही बात कानून व्यवस्था की, कांग्रेस को अपने कार्यकाल या अपने शासन का गिरेबान में जाके देखना चाहिए, उनके शासनकाल में क्या होता रहा। लेकिन यही कांग्रेस के कुछ लोग कानून व्यवस्था को हाथ में लेके एक प्रकार से इन्हीं लोगों के बहकाव में इस प्रकार से, चाहे अपना कवर्धा का घटना हो, चाहे अपना बलौदा बाजार की घटना हो, कहीं ना कहीं इनके अंदरूनी तरीके से इनका हाथ रहा है। और ये एक ही चीज कर सकते हैं कि अराजकता को फैलाओ और सरकार को बदनाम करो, लेकिन अब देश वाले या छत्तीसगढ़ वाले इनके बातों पे आने वाले नहीं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं कांग्रेस से। जावेद जी, बीजेपी की सरकार है, जाहिर तौर पर अपने कार्यों की तारीफ तो करेंगे ही, लेकिन क्या आप ये कहेंगे कि जो जितने भी कार्य गिनाए गए हैं वो सभी के सभी उन्हीं को खारिज करेंगे? कुछ तो कार्य हैं जो जमीन पर उतरे हैं जिसकी तारीफ हो रही है। नमस्कार अभिषेक जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, साथ ही मीडिया पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो 1 साल है उसे तो मैं यह मानता हूं कि खोखले वादे झूठे दावे से भरा हुआ यह 1 साल। इस 1 साल में भारतीय जनता पार्टी ने खोखले जो वादे किए चुनाव से पहले, 500 रुपए गैस सिलेंडर की बात कही जिसका अभी जिक्र नहीं करते, 3100 रुपए में एक मुफ्त धान की खरीदी की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी इस साल 2300 रुपए दे रही है। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है कि धान खरीद बेचते ही हम 10,000 रुपए एक मुफ्त राशि किसान के हाथ में देंगे। वो किसान घूम रहा है, पूछ रहा है किससे मिलेगा, पर लेकिन आज तक एक किसान के हाथ में 10,000 रुपया नहीं पहुंचा। झूठे दावे इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी ये कह रहे थे विष्णुदेव साय जी ने प्रेस वार्ता करके कही कि लोकतंत्र को बचाया है हमने, संविधान पर भरोसा लौटा है प्रदेश के लोगों का। अगर लोकतंत्र और संविधान पर भरोसा लौटा तो बलौदा बाजार जैसी इतनी बड़ी घटना कैसे घट गई जो प्रदेश में को पूरी तरह से शर्मसार और कलंकित करने वाली थी? लोहारडी जैसी घटना कैसे घट गई? सुकमा में पूरा का पूरे परिवार को जादू टोना के शक में हत्या हो जाती है, वो कैसे हो जाता है? सूरजपुर जैसी घटना क्यों घट जाती है? बलरामपुर जैसी घटना क्यों घट जाती है जिसमें प्रदेश की जनता स्वयं प्रशासनिक अधिकारियों के पीछे दौड़ करके उन्हें मारने के लिए दौड़ती है? तो इससे तो एक बात समझ में आता है कि जावेद जी, आपने जो बात कही मैं उस पर आना चाहूंगा। आपने कहा कि किसानों को एक मुश्त राशि नहीं दी जाती। आपकी सरकार थी तब भी राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत ही बोनस की राशि अलग से दी जाती थी। ऐसा तो नहीं है कि सरकार दे ही नहीं रही। देखिए अभिषेक जी, हमने तो सीधा सीधा कहा था राजीव किसान न्याय योजना के तहत हम दे रहे थे, पर लेकिन इन्होंने क्या कहा था, एक मुफ्त दी जाएगी। अभी मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, किसान को धान बेचते ही उसे 10,000 रुपया मिलेगा। महेश कश्यप जी तो सांसद हैं, बस्तर से सांसद हैं, आप उन्हीं से पूछ लीजिए एक किसान को भी 10,000 रुपया क्या लैंप से मिला है? अभी तक किसी को नहीं मिला है। बारदाने के लिए परेशानी हो रही है, वो टोकन ऐप नहीं चल रहा है, लेकिन मनपसंद शराब ऐप जरूर चल रहा है। दूसरी बात, सुरक्षा की बात एक और मैं कहता हूं, महेश कश्यप जी बस्तर से आते हैं, मैं मानता हूं कि इस 10 महीने 11 महीने में नक्सलवाद के खिलाफ केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर के बड़े एक्शन लिए, लेकिन उसकी भरपाई क्या हो रही है? पिछले 1 सप्ताह में 5 से ज्यादा निर्दोष ग्रामीणों की हत्या हो गई है। नक्सलवाद और अब पुलिस की लड़ाई के बीच में अब कौन पिस रहा है? फिर से बस्तर उसी मुहाने पे आकर के खड़ा हो गया है जहां पर पहले था। गृह मंत्री कहते हैं कि जिसे सुरक्षा चाहिए मैं सुरक्षा प्रदान करूंगा। मैं एक उदाहरण पेश करता हूं क्योंकि ये जरूरी है। महेश कश्यप जी जनप्रतिनिधि, उनको भी यह जानकारी होनी चाहिए। बीजापुर से सुरेश चंद्राकर कांग्रेस के एससी प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और एक ठेकेदार भी है जो सड़क निर्माण वगैरह का काम करते हैं। वो राज्य सरकार के पास, गृह मंत्रालय के पास, एसपी के पास में सुरक्षा के लिए आवेदन कई बार दे चुके। उनका आवेदन पर आज तक कोई कार्य नहीं हुआ, जबकि उनके ऊपर थ्रेड हो चुका, उनकी गाड़ियां जलाई जा चुकी, उनको जान से मारने की कोशिश की जा चुकी। तो कुल मिलाकर के ये जो दावे हैं ये तो खोखले हैं ना महेश जी। हम तो यही दिख रहा है साफ साफ। मोटे तौर पर अगर देखें जो बात वो कह रहे हैं कि सुरक्षा दी नहीं जा रही है मांगने पर भी, तो कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं आपकी सरकार पे। देखिए जावेद जी को मैं बताना चाहूंगा, ये लोग 5 साल में इनका जो वादा था 36 वादे वो तो कर नहीं पाए। हमारे सरकार आने के बाद 18 लाख प्रधानमंत्री आवास नहीं महेश जी, कानून व्यवस्था पे मेरा सवाल है क्योंकि आपने अपना जो रिपोर्ट कार्ड सबमिट किया है आज विष्णुदेव साय सरकार का सबमिट किया, उसमें आपने कहा कि आप 26 तक नक्सलवाद को खत्म कर देंगे छत्तीसगढ़ में। फिलहाल इस तरह की स्थिति तो दिख नहीं रही।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी अलगाववाद, नक्सलवाद, आतंकवाद पूरे देश से आज खात्मा कर चुकी है। या चाहे जम्मू कश्मीर देखेंगे आप, चाहे आज आसाम महेश जी, 4 दिन पहले बीजापुर में आपका एक बीजेपी नेता मारा गया, उसे किडनैप करके मार दिया गया। जी 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 जी, निश्चित ही हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को टारगेट किलिंग के तहत मारा जा रहा है, लेकिन कांग्रेस के लोग आज वही सुरक्षित घूम रहे हैं, जो कि कांग्रेस के 5 साल के शासनकाल में आपने देखा होगा। लोग दावा करते थे कांग्रेस दावा करते थे कांग्रेस नक्सलवाद बस्तर में खत्म हो गया है, लेकिन अगर खात्मा हो गया था तो अचानक कहां से पैदा हो गया। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद अभी उनको भागना पड़ रहा है, लेकिन बौखलाहट में हमारे कुछ कार्यकर्ताओं को महिला तक नहीं छोड़ रहे हैं। ये चिंता का विषय है, लेकिन हमारे डबल इंजन की सरकार ने स्पष्ट कर चुकी है 2026 तक बस्तर में शांति स्थापित करना हमारे लक्ष्य है। ठीक है, ठीक है, जावेद जी जल्दी कम शब्दों में बात खत्म कीजिए, फिर मैं मनीष जी आपके पास आता हूँ। कम शब्दों में मैं बस इतना ही पूछूंगा, महेश कश्यप जी ने कह दिया कि हमारे कार्यकर्ता को टारगेट किलिंग की जा रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता महिला है और एक सरकारी कर्मचारी जिसे 2 दिन पहले नक्सलियों ने मारा है, वो कौन सी पार्टी की कार्यकर्ता थी? उन्हें क्यों टारगेट किलिंग किया जा रहा है? और दूसरा, महेश कश्यप जी आपके संज्ञान में मैं यह बात कर डाल रहा हूं, सुरेश चंद्राकर जी वाला विषय पर, उस पर आप क्योंकि जनप्रतिनिधि है, आप जनप्रतिनिधि है, क्या आप मुझे विश्वास दिलाते हैं? आज भले आंगनबाड़ी दिलाते हैं, लेकिन हमारे आप छोड़िए महेश जी मेरी बात का जवाब दीजिए। आप मेरी बात का जवाब दीजिए महेश जी, आप मेरी बात का जवाब दीजिए। आपकी सरकार कहती है कि जिसे सुरक्षा चाहिए है उसे हम सुरक्षा देंगे, तो सुरेश चंद्राकर जो आवेदन करके बैठे हैं, क्या महेश कश्यप सांसद बस्तर उन्हें सुरक्षा दिलवाएंगे? क्या आप अपने वादे पर खरे उतरेंगे? क्या सुरेश चंद्राकर जैसे बहुत सारे नेता हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के, वहां के जिला स्तर के पदाधिकारी, उनको सुरक्षा नहीं दिए, लेकिन आप लोगों को आप क्यों सुरक्षा नहीं दे रहे हैं? जिसे सुरक्षा की आवश्यकता है आप उसे सुरक्षा क्यों नहीं दे रहे हैं? आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी सुरक्षा दीजिए, आप सुरक्षा क्यों नहीं दे रहे हैं? महत्वपूर्ण मसला है, लेकिन किसी व्यक्ति की जान चले जाने के बाद में आप क्या करेंगे? ठीक है, आप एक साथ में तुलिए। नक्सलवाद एक बहुत बड़ी समस्या है, मुझे लगता है कि इसको लेकर पार्टियों में बंटना ठीक नहीं है, क्योंकि खतरे में आम लोग भी है और तमाम राजनीतिक दलों के नेता भी है, क्योंकि नक्सल मारने से पहले देखता नहीं है कि पीठ पे कमल का फूल है या हाथ का निशान है। खैर मनीष जी, आपके पास आना चाहूंगा सीधे। आज जो रिपोर्ट कार्ड सरकार ने पेश किया है उसे किस तरह से देख रहे हैं आप? बहुत बड़े बड़े वादे हैं, 10 लाख जीएसडीपी तक राज्य सरकार को, राज्य की वित्तीय स्थिति को 10 लाख जीएसडीपी ले आने की बात हो रही है, नक्सलवाद को 2026 तक खत्म करने की बात हो रही है, साथ ही साथ 1 साल में जो कार्य किए गए हैं उसको भी लेकर आंकड़े जारी किए गए। किस तरह से देख रहे हैं आप इन आंकड़ों को? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी उस समय उन्होंने जिन मुद्दों को बड़ी आक्रामकता के साथ उठाया था, उस मुद्दों को लेकर के, उस मोदी की गारंटी को लेकर के वो जनता के बीच गए थे, उस गारंटी को लेकर के उसमें से कुछ वादे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे किए। उसमें पीएम आवास हो, महातारी वंदन हो और किसानों को बोनस देने की बात, इस प्रकार के तमाम वादों को निश्चित रूप से पूरा करने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कदम तो उठाए हैं, लेकिन उसके साथ साथ सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जो वादे उन्होंने किए थे उसको पूरा करने का उन्होंने कदम तो उठाए, लेकिन उसके साथ साथ कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर भी जो भारतीय जनता पार्टी सवाल उठाती थी उस पर भी गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से जो स्थितियां हैं, जिन वादों को लेकर के भाजपा चल रही है, जिन जीएसडीपी की वो बात कर रही है, उस दिशा में जाने की बात कर रही है, तो ये देखिए इन सब चीजों में जो विकास के कार्य हो रहे हैं, जो जनता को सीधे तौर पर फायदा पहुंच रहा है, वो निश्चित रूप से पहुंच रहा है। लेकिन उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है, जिस बात को कांग्रेस के हमारे सम्मानित प्रवक्ता भी उठा रहे थे, कि कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर, सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति को लेकर के निश्चित रूप से एक चिंतनीय विषय है। इस पर मुझे लगता है कि सरकार को, मुख्यमंत्री को और न केवल गृह मंत्री, इनको सभी को इसमें संज्ञान लेने की आवश्यकता है। उसको लेकर के एक ये कंबाइन काम करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से नक्सलवाद को लेकर के जो बात भारतीय जनता पार्टी ने कही थी, उस बात को लेकर के उस दिशा में गंभीरता से प्रयास हुए और बड़े जो है वहां पर कार्रवाई हुई है उस क्षेत्र में। तो शांति कायम करने को लेकर के जो वो 2026 तक बात कर रहे हैं, जब नक्सलवाद को मुक्त कर देंगे, उस दिशा में प्रयास तो निश्चित रूप से हो रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसी समस्या नहीं है जिसे आप 1 दिन 2 दिन 4 दिन में खत्म कर देंगे। इसके लिए थोड़ा सा लंबी प्लानिंग के साथ काम करने की आवश्यकता है और इस दिशा में काम हो भी रहा है। लेकिन मैंने कहा ना, लेकिन मनीष जी बड़ा दिलचस्प है
ये बड़ा दिलचस्प है जब नक्सलवाद को लेकर बात आती है काम करने, क्योंकि छत्तीसगढ़ कई सारे बॉर्डरों से लगा हुआ है और इन चारों राज्यों के समर्थन से ही जो उनकी जो सुरक्षा व्यवस्था है उनको लेकर रेगुलर मीटिंग भी होती है और सब मिलकर ऑपरेट कर रहे हैं, इसलिए नक्सलवाद खत्म हो रहा है। लेकिन दावा सिर्फ छत्तीसगढ़ की तरफ से किया जा रहा है कि 2026 तक जो है नक्सलवाद खत्म कर देंगे। डज इट सीम प्रैक्टिकल? क्योंकि जब आप चार राज्यों की मदद से नक्सलवाद को खत्म कर रहे हैं तो ये स्टेटमेंट भी इन चारों राज्यों की तरफ से समानांतर आना चाहिए, क्योंकि नक्सल तो बॉर्डर पार कर जाते हैं जब भी उन पर हमला होता है। ये निश्चित रूप से देखिए आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि कंबाइंड स्टेटमेंट आना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या हो रही है यहाँ पर कि नक्सली घटना और नक्सली प्रभावित क्षेत्र सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ है, क्योंकि यहाँ का जो घना वन वाला जो क्षेत्र है वहां से नक्सली जो है वो हमले करते हैं और हमले करके दूसरे दूसरे प्रदेशों में चले जाते हैं। तो इस बात को लेकर के कंबाइंड प्रयास जो होना चाहिए वो कंबाइंड प्रयास हो रहा है। ठीक है, आपकी बात ये सही है कि इसको लेकर के कंबाइंड स्टेटमेंट नहीं आ रहा है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि बड़ा एरिया छत्तीसगढ़ का जो है वो नक्सल प्रभावित था, इसलिए छत्तीसगढ़ बार बार इस बात को कह रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री के साथ साथ छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा भी इस बात को कह रहे हैं कि हम 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त कर देंगे। लेकिन इसकी वजह प्रयास तो कंबाइंड हो रहा है। जब चारों प्रदेश, 4-5 प्रदेश में जहाँ पर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहां पर जो कार्रवाई होती है एक साथ, तो उसकी वजह से जो है नक्सलवाद का जो स्थिति है वो इंडस्ट्रीज में जा रहे हैं वो। लेकिन यहाँ पर एक चीज ये भी है कि जिन बातों को भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि हम नक्सलवाद के लिए, हम भ्रष्टाचार के लिए, तो उस दिशा में काम जो हो रहे हैं वो निश्चित रूप से दिख रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा ना कि सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि इन दिशाओं में काम हो रहे हैं, लेकिन बेरोजगारों को रोजगार भी, उन्होंने कहा था गैस सिलेंडर देने का 1 वर्ष का कार्यकाल निकला है, अभी तो 4 साल का समय और है भारतीय जनता पार्टी के पास। लेकिन मुझे लगता है कि इन दिशाओं में भी प्रयास करने की आवश्यकता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर के, सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति को लेकर के मुझे लगता है गंभीर प्रयास करने की आवश्यकता है, क्योंकि यही भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की सरकार के समय ये सवाल उठाती थी कि छत्तीसगढ़ जो है वो अपराध का घर बन गया है, राजधानी रायपुर जो है वो ताजपुर बन गया है। इस प्रकार के तमाम सवाल भारतीय जनता पार्टी उठाती थी। आज समदेश वही सवाल जो है कांग्रेस उठा रही है। तो मतलब सरकार तो निश्चित रूप से बदल गई, जनता ने आपको समर्थन तो दिया, मगर जनता ने समर्थन जो मुद्दों पर दिया था उनमें से कुछ तो पूरा हो रहा है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था एक अहम मुद्दा है। उस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। सरकार बदलने के बाद निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था, जी महेश जी, कानून व्यवस्था एक कह सकते हैं कि लंबी समस्या है, दीर्घकालिक समस्या है जिसको लेकर काम हो रहा है। और जाहिर है आपकी सरकार को 1 साल हुआ है तो ये जायज़ नहीं होगा कि हम ये मान के चले कि 1 साल में ही इस पर आप विजय प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अगर आंकड़ों की बात करें, आप राज्य की जीएसडीपी को 10 लाख करोड़ तक ले जाने की बात करें, यानी कि मौजूदा स्थिति से जस्ट डबल 2028 तक आप करने की बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के अगर सिर्फ बजट को ही गौर करें तो 6780 2002 से लेके इसे आज अगर मान ले 1 लाख समथिंग से ऊपर जा चुका है जो बजट, उसे जाने में लगभग 20 साल लगे हैं। अब राज्य सरकार ऐसा क्या करने वाली कि आप अपनी जीएसडीपी को डबल कर देंगे जब आपकी बजट के ये हालात है? देखिए निश्चित रूप से ये नहीं, मनीष जी आपसे नहीं, मेरा महेश जी से सवाल था। महेश जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की तरह सिर्फ घोटालेबाजी या अपने फायदे के लिए काम करने वाली पार्टी नहीं। देश हित में, राष्ट्र हित में, क्षेत्र हित में जी सदैव भारतीय जनता पार्टी काम करती रही है। उसको कैसा करना है, क्या करना है, हमारे जो आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार, हमारे डबल इंजन का सरकार मिलकर उसको वहां तक, हमारे जो लक्ष्य वहां तक पहुंचाएंगे। हमने तो ये भी लक्ष्य रखा है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना। और मैं और स्पेसिफिक अगर इस पे होना चाहूं, क्योंकि महेश जी आप बीजेपी ने लगातार इसको लेकर कांग्रेस पर अटैक किया है। जो अभी आपके जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से जो रिपोर्ट आई है, जो ग्रोथ वैल्यू है, अगर मैं सेक्टर वाइज विभाग स्तर पे देखूं तो सबसे ज़्यादा पैसा जो अब खर्च हो रहा है और होने वाला है वो वुमेन चाइल्ड वेलफेयर डेवलपमेंट है, पब्लिक हेल्थ है, मतलब कि महिला शिक्षा, महिलाओं के लिए और बच्चों के ऊपर, और पब्लिक हेल्थ सेक्टर पर, मिनरल्स पर और ग्रामीण पंचायत पर खर्च हो रहा है। लेकिन 2 ऐसे एस्पेक्ट छूट रहे हैं जो सबसे नीचे उसमें है कि अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट यानी कि शहरी विकास, और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो सबसे नीचे ग्रोथ परसेंटेज में। और ये सबसे बड़ी चुनौती है इस वक्त छत्तीसगढ़ में, खासतौर से शहरी क्षेत्र में। अगर डेवलपमेंट नहीं होगा तो आप ये 10 लाख की जीएसडीपी कैसे प्राप्त करेंगे? दूसरा, अगर शिक्षा व्यवस्था बेहतर नहीं होगी तो छत्तीसगढ़ जो देश का सबसे युवा राज्य कहा जाता है उसको आप बेहतर स्थिति में कैसे ले जा पाएंगे जब आपका जो बजट एलोकेशन है उसमें सबसे आखिरी पायदान पर अगर ये 2 विभाग आ रहे तो? देखिए, आज छत्तीसगढ़ में जो भी आपको डेवलपमेंट दिख रहा है
जी। चाहे पिछले 15 साल का हमारे आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह का सरकार के शासन का कार्यकाल का आप देखें और अभी का देखें, तो कांग्रेस के लोगों ने तो पिछले 5 साल लूटा है और उससे पहले 60 साल लूटा है। हमने हमारे डेवलपमेंट को पहला प्राथमिकता देके, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, उसको हम उसमें उसके साथ कोई समझौता नहीं करेंगे और ना कर रहे हैं, और उसको हमारा पहला प्राथमिकता होगा। शिक्षा के क्षेत्र में हमारा बस्तर जो क्षेत्र है, मैं एक बस्तर क्षेत्र की बात बताऊं आपको, एक समय काला पानी का सजा बताया जाता था। जी। एक भी गांव में अच्छा स्कूल नहीं था, सड़क नहीं था, रोड नहीं था, शिक्षा का क्षेत्र नहीं था। लेकिन आज बस्तर में देखेंगे, अंदरूनी से अंदरूनी क्षेत्र में चाहे जुल्लू आसमान देखेंगे, चाहे शिक्षा का जाऊंगा एजुकेशन अब देखेंगे आप, पोटा केबिन, एकलव्य, ऐसे बहुत सारा शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारा छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है। और इनको ये सब की चिंता करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि उतार चढ़ाव आते रहता है और उसको सुधारना, उसको ठीक करना लेकिन हमारा पहला महेश जी, प्राथमिकता है। आप बड़ी संख्या में अब छत्तीसगढ़ में मेडिकल कॉलेजेस खोलने जा रहे हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, उसके लिए मुबारक की आने वाले समय में चिकित्सा शिक्षा बेहतर होगी। लेकिन आपको जाहिर तौर पर यह भी लगता होगा कि अर्बन डेवलपमेंट, शहरी विकास और खासतौर से शिक्षा, ये दो एक बड़ी चुनौतियां बनी हुई है। जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं, बस्तर से लेकर शहरी क्षेत्रों में भी ये एक बहुत बड़ी चुनौती है राज्य सरकार के लिए। देखिए, अगर हम जो काम करने वाला है उसके लिए तो हर समय चुनौती रहेगा, और जो काम करने वाला नहीं है, जिसको भ्रष्टाचार करना है, जिसको लूटना है, तो उसको कभी चुनौती नहीं। हमारे लिए हर समय हर क्षेत्र में चुनौती, और चुनौती का जावेद जी लगातार मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन जावेद जी, आपकी सरकार में भी सबसे ज्यादा सवाल उठा था कि कांग्रेस ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत कम पैसा बजट एलोकेट किया, और हालांकि शिक्षा को लेकर बड़ी तारीफ होती हो, लेकिन रोजगार के मामले में खासतौर से शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी और पलायन, उससे कांग्रेस सरकार भी पार नहीं पा पाई थी। नहीं अभिषेक जी, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं। एनसीआरबी के आंकड़े आपने देखे, छत्तीसगढ़ राज्य सबसे कम बेरोजगारी वाला राज्य था। हमारे को तो 18% बेरोजगारी वाला राज्य के साथ में हमको मिला था। आज जो चल रहा है वो भूपेश सरकार की ही देन है। ये शिक्षा की बात करते हैं, लोग को नौकरी से निकाल दिया, हमारी सरकार आने के बाद निकाल दी। सुन लीजिए ना नौकरी लगे वाले सांसद जी सुनिए ना, जो है सुनिए जावेद ना, जी, मतलब नहीं, आप अगर बेरोजगारी आप लोग उतना लाके थोड़ा धैर्य आपको क्या नौकरी मैं हिम्मत जावेद रखिए। साहब से कुछ कहना चाह रहा हूं। जावेद जी, ये गलत बात सुनने है। की रोजगार की हर सालाना रिपोर्ट इसलिए जाहिर होती है क्योंकि स्थिति में बदलाव होता है। तो भूपेश बघेल जी जहां छोड़ के गए थे 1 साल बाद छत्तीसगढ़ वहां पे होगा, ये कहना तो वाजिब नहीं है। खासतौर से रोजगार के मामले में बहुत वोलेटाइल स्थिति है। देखिए, 33,000 शिक्षकों की भर्ती की इन्होंने बात करी, वो आज तक कर नहीं पाए। अभी 2 दिन पहले बृजमोहन अग्रवाल जी ने खुद सरकार से सवाल पूछा, उसके एवज में 2900 शिक्षकों को आज इन्होंने रोजगार से निकाल दिया। उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था ये नहीं करे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, कोर्ट के आदेश का पालन हो रहा है, लेकिन उनके लिए कुछ वैकल्पिक व्यवस्था हुई क्या? नहीं। दूसरी बात, हम बेरोजगारी भत्ता देते थे, उसे भी इन्होंने बंद कर दिया। वो आपका प्लस पॉइंट है सर, आपने चुनाव के सुनिए महीने में पूरी दिया बात था। सुनिए ना, सुनिए तो पूरी बात तो होने दीजिए, थोड़ा तो समय दीजिए, थोड़ा आप भी धैर्य रखिए अभिषेक जी। तीसरी बात, सांसद जी से आपने सवाल पूछा कि कैसे होगा, वो सिर्फ और सिर्फ आलोचना कर रहे हैं। एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं, अब आलोचना से काम नहीं चलेगा। सांसद जी, आपको रोड मैप बताना पड़ेगा, गोलमोल जवाब से नहीं चलेगा। आपने क्या कहा, मोदी की क्या गारंटी थी, नगर नार इस्पात संयंत्र का विनिवेशीकरण नहीं होगा। आज बस्तर में असंतोष है। मित्तल और जिंदल जैसी कंपनियां नगर नार इस्पात संयंत्र का निरीक्षण करने आ रही है। आप बताइए क्यों आ रही हैं? क्या अंदर और पीछे दरवाजे से आप उसका विनिवेशीकरण, निजीकरण करने के लिए तैयार बैठ गए हैं? क्या बस्तर सांसद इसका विरोध करेंगे? तीसरी बात, इंद्रावती नदी का विवाद वर्षों पुराना है। उड़ीसा में भी अब छत्तीसगढ़ की सरकार, भाजपा की सरकार है, छत्तीसगढ़ में भी भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। इंद्रावती नदी का विवाद का निराकरण आपके कार्यकाल में होगा या नहीं होगा, ये आप बताइए। तीसरी बात, दिल्ली राजहरा बस्तर रेल मार्ग, आप लगातार रेल मंत्री से मिल रहे हैं, इनमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपकी सरकार में भी नहीं हो पाया, आपकी सरकार में भी नहीं हो पाया। खैर, आप बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन अब मैं माफी चाहता हूं, समय इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हो सकती है, लेकिन अब समय हो चुका है इस कार्यक्रम को यहीं पे विराम देने का। लेकिन खैर, सरकार ने अपने 1 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है, अभी भी 4 साल बाकी है। अब देखना होगा कि इन 4 सालों में जो वादे किए गए हैं
क्या वो राज्य सरकार उस पर खरा उतर पाती है कि नहीं, और विपक्ष जो आरोप लगा रहा है क्या उनसे मौजूदा सरकार पार पा पाएगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।